हेलो एवरीवन, दिस इज आबू स्नेही और आज हम 4 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को पढ़ के हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू काउंटीज इन लद्दाख। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करने वाली न्यूज़ है, जहाँ पे चाइना ने अपनी अपने मैप पर और उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 काउंटीज़ अनाउंस करी है, जिसके अंदर इंडिया का कुछ एरिया भी आता है। अब ये क्या है, इसको एक बार समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले ये मैप देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये चाइनीज़ मैप है। चाइनीज़ मैप में ये जो पूरा ऑरेंज वाला रीजन है, ये शिनजियांग प्रोविंस टाइप है। ठीक है। तो ये लोग क्या है, प्रोविंस इन जनरल बोलते हैं। इंडिया में प्रोविंस की जगह हम बोलते हैं स्टेट। फाइन। लेकिन जो शिनजियांग प्रोविंस है वो एक ऑटोनोमस रीजन है, मतलब उनके पास थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी है, वो नॉर्मल स्टेट जैसा स्टेट नहीं है। ठीक है। तो शिनजियांग एक ऑटोनोमस रीजन है जो कि एक प्रोविंस है, और प्रोविंस जो चाइना में होती है वो इंडिया के स्टेट के लगभग बराबर ही होती है। ठीक है। इस प्रोविंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रीफेक्चर। इस प्रोविंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रीफेक्चर होते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा कोई इसका कंपैरिजन वाला कोई ऐसा फेडरल यूनिट नहीं है। मतलब इंडिया में कंट्री है, कंट्री के अंदर फिर स्टेट है, और जो हमारा स्टेट है वो छोटी छोटी ना डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होता है। फाइन। तो ये जो प्रीफेक्चर है ना, ये आप मान लो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का एक ग्रुप। मतलब मान लेते हैं एक इंडियन स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को बना के ग्रुप ग्रुप बना रखे हैं चाइना के अंदर। तो इन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप्स को बोल देते हैं ये प्रीफेक्चर। फाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ही चाइना में काउंटी टाइप बोल देते हैं। अब ये पैरेलल कंपैरिजन नहीं है, बट ये समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि चाइना में जो प्रोविंस बोलते हैं वो हम स्टेट बोलते हैं, जो वो लोग काउंटी बोलते हैं हम उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और प्रीफेक्चर जैसा इंडिया में कुछ नहीं है, बट अगर आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन कर लो तो इंडिया में आप उसको कभी कभी डिवीजन बोल देते हो। ये कुछ स्टेट्स में होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता। तो ऐसे चाइना में प्रीफेक्चर होता है। एनीवे, तो ये जो पूरा शिनजियांग प्रोविंस है, इसके अंदर बहुत सारी प्रीफेक्चर है। ठीक है। तो शिनजियांग प्रोविंस का एक स्पेसिफिक प्रीफेक्चर जिसका नाम है होतान, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट बन गया है। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ है और ये न्यूज़ में क्यों था, कैसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये जो रेड वाला यहाँ पे आपको इस पूरे ऑरेंज शिनजियांग प्रोविंस में जो रेड वाला यहाँ पे आपको होतान प्रीफेक्चर दिख रहा है, यहाँ पे 2 काउंटीज क्रिएट की गई है। मतलब यहाँ पे 2 क्या करी गई है, डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई है। और ये देखो, ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इंडिया की बॉर्डर है। ये वाली यहाँ पे इंडिया की बॉर्डर जा रही है। फाइन। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, ये है ये है अस्काई चिन, और ये वो रीजन है जिसको आप चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख भी बोल सकते हो। फाइन। तो ये चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख है। अब इन्होंने जो 2 नई काउंटी या 2 नई डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस करी है होतान प्रीफेक्चर के अंदर, जो कि खुद ही शिनजियांग प्रोविंस के अंदर है, और शिनजियांग प्रोविंस खुद ही एक ऑटोनमस रीजन है। तो ये जो 2 नई प्रोविंस या नई काउंटीज हैं, ये इंडिया के जो अक्साई चिन है उससे होके गुजरती है। लेकिन फिलहाल ये जो अक्साई चिन वाला रीजन है ये चाइना के कंट्रोल में है, और चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। और उन्होंने जो नई काउंटीज अनाउंस करी है उसमें इंडिया के अक्साई चिन का भी एरिया आता है। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे अभी हो गई है। फाइन। सो अभी हमने देखा था कि पिछले साल 2024 में इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो थोड़े से इम्प्रूव हुए। जो 2-3 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, दपसांग डेमचौक, यहाँ पे जो डिसंगेजमेंट चालू हुआ बहुत सालों बाद, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के जो प्रीमियर है वो मिले भी, बहुत सारी विजिट्स भी हुई। बट द थिंग इज़ कि ये जो एक मूव किया है चाइना ने, इससे जो ओवरऑल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही थी वो थोड़ा सा ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ शायद जा सकती है। ठीक है। सो इंडिया का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इंडियन टेरिटरी का चाइना के पास, हमने उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करा। ये इंडिया का स्टेटमेंट अभी इस पर आया है। फाइन। और उसके अलावा चाइना ने और क्या करा है, मैंने आपको ये शायद कुछ दिनों पहले भी एक न्यूज़ बताई थी कि ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको चाइना के अंदर यार्लुंग जांगपो भी बोलते हैं, ये चाइना के अंदर तिब्बत जो है, तिब्बत के थ्रू जाती है। तिब्बत की जो कैपिटल है ल्हासा,
उसके पास से गुजरती है और फिर एक टाइम के बाद यहाँ से यू टर्न बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यू टर्न बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न इसलिए बनाती है क्योंकि यही एरिया है जहाँ पे जो हिमालयाज हैं वो भी एक यू टर्न बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न बना के फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद ये आसाम में चली आती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद ये असम में चली जाती है एंड उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, जो इसका पहला नाम यार्लुंग जांगपो था। इसके अंदर लेफ्ट साइड से लोहित रिवर आके जुड़ती है, राइट साइड से मतलब राइट बैंक से सुबनसिरी, फिर मानस और फिर तीस्ता। तीस्ता जो कि सिक्किम से ही चालू होती है। उसके बाद वो असम से ट्रैवल करते हुए, वेस्ट बंगाल से ट्रैवल करते हुए, मेनली असम में तो नहीं जाती, वेस्ट बंगाल से ट्रैवल करते हुए वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फाइन, तो ये पूरा रिवर का कोर्स है जो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद ये बांग्लादेश में ट्रैवल करती है। बांग्लादेश में ट्रैवल करने के बाद जो गंगा रिवर है उसके साथ ये मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र का कोर्स है। अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ हुई है कि ये जो यू टर्न वाला एरिया है, यहीं पे कहीं जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने की बात कर रहा है। तो इंडिया ने क्या करा है, इसके लिए भी कंसर्न जताया है रिसेंटली। सो आप देख सकते हो कि चाइना के जो ये एक्शंस हैं कि उन्होंने इंडिया की एक टेरिटरी को खुद की काउंटी के अंदर इंक्लूड कर लिया, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये हमारी जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स थी 2024 को, उसको रिवर्स करने का एक स्टेप है। तो यहाँ पे इतना बड़ा डैम बनाने से नुकसान क्या होगा? डैम बनाने से बहुत से सारे नुकसान है। पहली बात तो डैम बनाएंगे तो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है या असम हो गया, फिर बांग्लादेश में नीचे की साइड है, इन लो राइपेरियन स्टेट्स के अंदर जो पानी की कमी है वो महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे डैम बना के क्या करेंगे, पानी को यहीं स्टोर कर दिया जाएगा और आगे जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा मलबा या डिब्री या वेस्ट, कंक्रीट वेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पानी की क्वालिटी को ख़राब करेगी। डैम तो ये यहाँ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कचरा इस नदी के अंदर आएगा वो पूरे कोर्स में रहेगा। ठीक है, तो वो डेब्री की प्रॉब्लम सबको देखने को मिलेगी जो भी इसके बाद है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। फिर और क्या प्रॉब्लम है, इससे एक और प्रॉब्लम यह है कि जब डैम बन गया, ठीक है, और अगर गलती से डैम टूटता है तब इस रीजन में बहुत तेज फ्लड या बाढ़ आने के भी कारण है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि भाई डैम टूटेगा क्यों? डैम टूटेगा इसलिए क्योंकि हमारा फोर्थ पॉइंट वही है कि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है। फ्रेजाइल इसलिए भी है क्योंकि हिमालयन जो माउंटेन पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के कारण ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ओवरऑल जो अर्थक्वेक जोन है, मतलब यहाँ पे जो सीज्मिक जोन है वो भी काफ़ी हाई लेवल का है, ज़्यादा स्टेज का है, तो अर्थक्वेक के चांसेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कारण 3 हो सकता है और 3 के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है इस डैम के बनने से। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था ये सारी चीज़ें, बट अब इसको डिस्कस वापस करने की जो ज़रूरत है वो आ जाती है। तो ये सारी प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट है, तो प्लीज़ इसके लिए रेडी रहिए। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। इंडिया चाइना की रिलेशनशिप पर मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि 24 में हमने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स करी थी एंड 25 आते आते इन अनाउंसमेंट्स के कारण जो इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप है शायद वो थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेंड ले सकती है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी इज वर्स देन द 3 रिपील फार्मर्स लॉस। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है और उसको बोला है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो जो प्रोटेस्ट है उसके 2 कारण हैं मेनली, कि जो भी फार्म लोन लिया गया है उसको वेव ऑफ करने की बात की जा रही है, और दूसरा जो उनकी डिमांड है वो है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लीगलाइज कर दिया जाए। क्योंकि अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से क्रॉप खरीदती है और उसके रिस्पॉन्स में एमएसपी दे देती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट अगले क्रॉपिंग सीजन में फिर से आएगी या फिर गवर्नमेंट जो है वो इतना क्वांटिटी खरीदेगी ही खरीदेगी। ऐसी कोई गारंटी फार्मर्स के पास नहीं है। एमएसपी को जब हम लीगलाइज कर देंगे, मतलब उसके लिए कोई लॉ या एक्ट ले आएंगे, तो वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी गारंटी या फिर लीगल गारंटी हो जाएगी फार्मर्स के लिए कि उनको एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। और उसके कारण जो अगर नॉर्मल जो प्राइवेट मार्केट है वहाँ पे उनको बहुत कम दाम मिलते हैं, तो उनको डिस्ट्रेस सेलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। डिस्ट्रेस सेलिंग यही होता है कि देखो जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप को ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी नहीं कर सकते,
वरना क्रॉप की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो और जो गवर्नमेंट है वो खरीदने भी नहीं आ रही उनसे एमएसपी पर, क्योंकि अभी कोई लीगल गारंटी तो है नहीं। गवर्नमेंट को लगा कि भाई वो खरीद नहीं सकती तो वो नहीं खरीद रही। तो फार्मर को ज़बरदस्ती कम दाम पे प्राइवेट लोगों को अपनी जो क्रॉप है वो बेचनी पड़ती है। इसी को डिस्ट्रेस सेलिंग भी बोला जाता है। तो ये अभी फार्मिंग प्रोटेस्ट इसके बारे में चल रही है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लॉन्च करा है। अब डेफिनेटली ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेप है, जहाँ पे जो फार्मर प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो 3 फार्म लॉज आए थे जिनको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था और वापस ले भी लिया था, ये जो नया एग्रीकल्चर मार्केटिंग की पॉलिसी है ये शायद उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है। एनीवे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हमारा एम ये है कि इसको समझना कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो क्या क्या मेंशन करती है। ठीक है, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है। 2024 में ही ये लॉन्च हुई है। इसके अलावा ये बात करती है कि पूरा जो मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो एफिशिएंट हो। मतलब उसमें टाइम बाउंड चीज़ें हों और काफ़ी जल्दी हो। कंपटीशन भी मार्केट में बढ़े। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि फार्मर को ज़्यादा प्राइस मिलेगी एक तरह से। मार्केट में क्या होता है कि फार्मर जो है मंडी में जाता है अपना प्रोडक्ट लेके, फिर बहुत सारे जो मिडल मैन हैं उनसे खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनके बीच में अगर कंपटीशन होगा तो फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगी, एक ये चीज़ है। ठीक है, देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी क्रॉप की जो प्राइस है वो जो प्राइस है क्या वो सही दाम पर है या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो फार्मर अपनी क्रॉप लेके जा रहा है मंडी और वहाँ पे उसके पास क्रॉप रखने की जगह भी नहीं है। तो क्या है, और उसको पता है कि अगर वो एक दिन भी रुक गया वहाँ पे तो उसकी क्रॉप खराब हो जाएगी, तो उसको बेचना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर मंडी में ही या जो मार्केटिंग यूनिट्स होती हैं वहीं पे उनको कोल्ड स्टोरेज मिल जाए तो क्या होगा, फार्मर वहाँ पे कुछ टाइम तक अपनी क्रॉप्स स्टोर भी कर सकता है और वेट करेगा कि जब उसको 1-2 दिन बाद भी अगर अच्छी प्राइस मिले तब जाके वो बेच सकता है। और तब तक उसकी जो क्रॉप है वो खराब नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो मार्केटिंग इस इन एग्रीकल्चर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, तो उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनेट से लाइव कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे एक टॉपिक बनाया गया है। अब यही सारी चीज़ है कि सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, कौन कितना प्रोडक्ट बेच रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, किस प्राइस पे ये बेचा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, वहाँ पे जो वेइंग मशीन है वो प्रॉपर्ली काम करे और वो डायरेक्टली जो जो भी अमाउंट है प्रॉपर कंप्यूटर में फीड हो। मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केट में जितना भी ट्रेडिंग हो रही है उस सबका डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो, यही सारी चीज़ें। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बेस्ड मार्केटिंग को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। वैल्यू चेन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कोई फार्मर है, उसने कोई क्रॉप उगाई, अब वो क्रॉप जो है एक इंडस्ट्री को बेचता है। इंडस्ट्री क्या करेगा, उस क्रॉप को मैनिपुलेट करेगा। मान लेते हैं फार्मर ने दाल उगाई, ठीक है, या पल्स उगाई। अब ये जो पल्स है या ये जो दाल है ये इंडस्ट्री को बेचेगा। इंडस्ट्री इस दाल को मान लेते हैं इसको उसने पापड़ में कन्वर्ट कर लिया या किसी और स्नैक में कन्वर्ट कर लिया, किसी दाल बेस्ड स्नैक में इंडस्ट्री ने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है ये फिर मिडलमैन को भेजेगी, मिडलमैन जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर जाएगा रिटेलर के पास और उसके बाद आपके पास वो पहुंच जाएगा। तो ये जो पूरी चेन है ना, इसी को आप वैल्यू चेन कहते हो। तो इस पूरी वैल्यू चेन में जो मार्केटिंग हो रही है उसको और ज़्यादा स्मूथ करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, देन प्राइवेट होलसेल मार्केट सेटअप करने की बात यहाँ पे की गई है। ज़्यादातर अभी इंडिया में जो मार्केट है, होलसेल मार्केट जहाँ पे क्रॉप्स बिकती हैं, वो गवर्नमेंट ने सेटअप करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट होलसेल मार्केट ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी है। कम से कम 5 स्टेट्स के अंदर प्राइवेट लोगों ने भी होलसेल मार्केट सेटअप कर रखे हैं। इसको और ज़्यादा प्रमोशन देने की यहाँ पे बात की गई है। डायरेक्ट परचेज को भी यहाँ पे प्रमोट करा गया है, जहाँ पे जो बड़ी कंपनी है वो फार्मर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बीच में किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट की चेन में जाके फ्रेंच फ्राइज़ खाते हो। अभी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इनके लिए नॉर्मल जो पटेटोज़ होते हैं ना वो इनफ नहीं होते, इनके लिए कुछ स्पेशल पटेटोज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, कुछ फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हम आपको ना इन स्पेशल पटेटोज़ के सीड देंगे, आप हमारे लिए इन पटेटोज़ को उगाओ और सिर्फ हमें ही सेल करोगे। तो इससे क्या एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो फार्मर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ कर सकते हैं। देन एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट फिक्सिंग, अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फी शुड ऑल्सो बी
अप्लाई। तो मतलब यहाँ पे यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट फ़ी है, वो फिक्स होगी। इससे क्या है, फार्मर को परेशानी नहीं होगी। और कभी-कभी क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है या मार्केट में जो बहुत सारे मिडलमैन हैं, वो साथ में कल्यूड करके फार्मर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, मार्केट फ़ी वो मन मर्ज़ी से बढ़ा या चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा यूनिफाइड नेशनल मार्केट में, कि मार्केट फ़ी एक तरह से फिक्स हो जाएगी। देन ट्रेडिंग लाइसेंस सिस्टम भी फ्री हो जाएगा, ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि कौन-कौन फार्मर से फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है लाइसेंस की इतनी ज़्यादा? क्योंकि आप खुद देखो, अगर मुझे पता है कि अगले महीने, मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास ना 100 केजी अनियन पड़े हुए हैं अभी, ठीक है? मेरे पास 100 केजी अनियन है और मुझे पता है अगले महीने अनियन की प्राइस अभी जो ₹30 पर केजी चल रही है, वो अगले महीने ₹70 पर केजी होने वाली है। तो मैं ना इसको बेचूँगा नहीं। मैं क्यों बेचूँगा इन 100 केजी को? क्योंकि मुझे पता है अगले महीने बढ़ने वाली प्राइस, तो मैं इनको स्टोर करके रखूँगा। ये जो एक्टिविटी है ना जो मैंने करी, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। ऑब्वियसली 100 केजी तो बहुत कम है, बट गवर्नमेंट ने एक बड़े-बड़े जो स्टोर हाउसेज़ हैं, उन पे लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा आप स्टोर करके नहीं रख सकते। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस का फ़ायदा उठा रहा हूँ एग्रीकल्चर कमोडिटी से। लेकिन ये वो कमोडिटी है जो कि आम जनता खाती है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम लोग या फिर जो भी मिडलमैन हैं, वो इतने ज़्यादा लेवल पे स्टोर करके रख ले एग्रीकल्चर कमोडिटी, क्योंकि उससे कंज्यूमर का नुकसान होता है। तो इसलिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट इन लोगों को ट्रैक कर पाए और इन पे ऑब्वियसली इन पे सुपरविजन रख पाए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और ये एम है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मॉनिटर्स एचएमपीवी आउटब्रेक इन चाइना। ये बहुत ही कंसर्निंग एक चीज़ आ रही है सामने, इवन दो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ये कुछ ज़्यादा डेंजरस है, बट इसका जो स्प्रेड है वो थोड़ा तेज़ी से हो रहा है और थोड़ा बहुत कोविड-19 के स्प्रेड को भी रेप्लिकेट कर रहा है। इवन दो कोविड-19 के जितना ये फेटल नहीं है और ना ही कोविड-19 जितना ये कंटेजियस है, बट हमारे पास हमारे साथ 2019 में 2020 में जो सिनेरियो हुआ है, उसके कारण हम और ज़्यादा अब कॉशियस हो चुके हैं। तो एक नया वायरस है जो कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसका, एक डीएनए वायरस भी होता है। मतलब एक ऐसा वायरस जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है? और जो आरएनए है उसमें सिर्फ हेलिकल स्ट्रक्चर तो है, बट एक ही स्ट्रैंड है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। एनीवे, तो ये जो एक वायरस है जिसके अंदर आरएनए टाइप का जेनेटिक मटेरियल है और वो न्यूमोविरिडाए फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत तेज़ी से बहुत फैल रहा है ये और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि वो इस पर्टिकुलर वायरस पे नज़र रख रहे हैं। तो ये वायरस है क्या? ये वायरस, इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमरो वायरस और इसको शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी बोला गया है। और चाइना में ये धीरे-धीरे फैल रहा है, ठीक है? चाइना ने रिपोर्ट करा है कि जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, उसका राइज़ यहाँ पे हो रहा है। जो मैंने आपको कहा ना कि कोविड-19 से जैसा ही थोड़ा-सा सिमिलर है, वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स थे, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं, फाइन। एंड उसके अलावा यहाँ पे कफ़ हो रहा है, फ़ीवर है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारे लोग और ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया के सिम्पटम्स भी लोगों को देखने मिल रहे हैं। बेसिकली लंग्स या ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी ओवरऑल, या जो पूरा ब्रीदिंग कैनाल है, ब्रीदिंग सिस्टम है इन्हेलेशन का, उसमें प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वो एचएमपीवी के सिम्पटम्स हैं। कोविड-19 में मेनली जो पेशेंट्स थे वो थे जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड थे, या मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है ऑलरेडी किसी ना किसी डिज़ीज़ के कारण कम है, या फिर जो थोड़े से ओल्ड लोग थे वो। इसमें देखा गया है कि चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स को ज़्यादा खतरा है थोड़ा। तो ये डाइवर्जेंस है कोविड-19 से, ठीक है? कोविड-19 में जो बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि वो सेफ थे, बट कंपैरेटिवली वो ओल्ड लोगों से थोड़े से सेफ थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अंडर अंडर 14 जो चिल्ड्रन है, उनको ये ज़्यादा टारगेट कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं एडिटोरियल पर। द लूमिंग थ्रेड ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक टेंट्स। तो ये एक एडिटोरियल है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आ रहा है। अगेन देखो, वन नेशन वन इलेक्शन पे अब हर महीने बहुत सारे आर्टिकल्स आएँगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है एंड इसको लाने में भी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको लाने में। बट क्योंकि एक बार डिस्कशन चालू हो चुका है तो इस पे बहुत सारे आपको एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये भी है कि यूपीएससी और डिफरेंट एग्जामिनेशंस भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो प्रीलिम्स में तो मेनली स्टेटमेंट बेस्ड एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? वो रैंडम स्टेटमेंट्स देखेंगे, दे देंगे और आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन
का फ़ायदा है या नुकसान है, और मेंस में तो आपको पूरा का पूरा एनालिसिस ही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको हर टाइप के लिए हर टाइप से रेडी रहना है, और इंटरव्यू में तो खैर बेसिक डिस्कशन हो ही सकता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन देखो इंडिया में स्टार्टिंग से हो ही रहे थे, ठीक है? इंडिया में स्टार्टिंग से साइमल्टेनियस ही इलेक्शंस चल रहे थे। जब से इंडिया में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है, उसके बाद से पहले इलेक्शन होते हैं। तो जब पहला इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, तो उसी के साथ जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सबके भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनका भी इलेक्शन हुआ, ठीक है? तो जो अर्ली ईयर्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहाँ पे ये बहुत कॉमन था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंदर। तो किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग गया, और वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 2 साल ही पूरी कर पाई है, तो बचे हैं 3 साल, ठीक है? 3 साल बाकी थे, तो 2 साल ही उसने पूरे करे हैं, तो फिर वापस इलेक्शन होता है, वापस इलेक्शन होता है, या जब भी प्रेसिडेंट रूल हटेगा तब वापस इलेक्शन होगा, और उसके बाद वो जो नई सरकार है वो फिर 5 साल काम करेगी। तो ये क्या था कि जो लोकसभा के साथ जो लिंक था इस लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट की, वो खराब हो गया, वो टूट गया, क्योंकि वो 2 साल में ही उसकी जो पूरी गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब फिर से इलेक्शन होंगे तो वो अब आउट ऑफ सिंक हो गया, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे चालू होना चालू हुई। केरला 1959 में ये हुआ था कि फेडरल डिस्ट्रप्शन यहाँ पे चालू हुआ था, जिससे एक ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होना चालू हुआ। 1967 एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हमें आउट ऑफ सिंक होते दिखे बहुत सारे स्टेट्स, वरना 1967 तक मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेट्स थे, मेजॉरिटी वो लोकसभा के साथ ही सिंक्ड थी। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनका एम ये था कि जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल वाला, वो एक इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। बट ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, बट हमने देखा है हिस्टोरिकली इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। सो क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है, अगर आज आपने स्टेट्स को सिंक भी कर दिया, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में वो आउट ऑफ सिंक नहीं हो जाएंगे। तो हम बार बार उनको सिंक ही करते रहेंगे, और इससे जो गवर्नेंस है, प्रॉपर गवर्नेंस है, फेडरलिज्म है, वो शायद पॉसिबल ना हो ग्राउंड पे। तो चैलेंजेस क्या है इस पे? देखो हमारे कंट्री में पहला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट रूल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब दो कारण की वजह से जो सेंटर है वो स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एक तो है लेजिटिमेट रीजन कि कि सेंटर को लग रहा है कि जो स्टेट है वो ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पा रहा। जैसे मणिपुर आज का केस है। मणिपुर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही, ठीक है? अभी तक लगा नहीं है, बट लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और ये लेजिटिमेट ही होगा। दूसरा हो सकता है कि थोड़ा पॉलिटिकल रीजन, कि इलेक्शन हुआ, सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार बनी, उस स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो सेंटर हमेशा कोशिश करेगी इस स्टेट को परेशान करने के लिए। हमेशा तो नहीं, मतलब अगर पॉलिटिकली अनएथिकल लोग अगर पावर में है, चाहे फ्यूचर में 50 साल बाद ऐसे लोग आ जाएं, तो क्या होगा यहाँ पे? प्रेजेंट रूल में क्या होता है कि वो स्टेट इलेक्शंस के बाद जो स्टेट के अंदर नई पार्टी आई है जो कि दूसरी पार्टी है सेंटर से, तो उनको परेशान करने के लिए, उनकी जो सरकार है गिराने के लिए, वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, और ऐसा इंडिया में हिस्टोरिकली हुआ है, ठीक है? कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो इस तरह से हमने प्रेसिडेंट रूल को यूज़ करा है। तो अगर आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ लोकसभा को और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को सिंक भी कर देंगे, तो क्या गारंटी है कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज फ्यूचर में रुकेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का फ्यूचर में मिसयूज रोकने के लिए कोई भी प्रोविजन इन एक्ट्स में या इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में नहीं है। अगर हो तो बात अलग है। दूसरी चीज़, इंडिया में डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये तो आप न्यूज़ सुनते ही रहते हो, इसमें कोई बताने की बड़ी बात नहीं है कि कोई एक किसी स्टेट में गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो पूरे स्टेट की सरकार ही बदल गई। और मान लीजिए पार्टी चेंज करने के बाद किसी की मेजॉरिटी नहीं आ रही, तो फिर से स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं। तो जब सिंक करा था आपने लोकसभा के साथ और 2 साल बीत गए, उसके बाद यहाँ पे फिर से इलेक्शन होंगे, तो मतलब वो आउट ऑफ सिंक हो गया ना फिर से। तो ऐसे बार बार इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में एक बार होता है, इंडिया में ये हर साल होता ही रहता है। तो क्या हम बार बार सिंक करते रहेंगे उनको? तो इससे क्या है, जो अब ये जो नया एक्ट आएगा, अगर वो पास होता है तो उसमें प्रोविजन है कि अगर 5 साल का टर्म है और 2 साल में या मतलब 5 साल से पहले ही कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर से इलेक्शन होगा, और जो बचा हुआ कार्यकाल था, मतलब जो 3 साल का ही टर्म था ना, सिर्फ उतना ही पूरा होगा। तो चलो एक बार तो मान लिया, लेकिन फिर से वो डिसॉल्व हो गई तो वो फिर से 3 साल या 2 साल सर्व करेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 2-2, 3-3 साल इतना ही सर्व कर पा रही है। तो गवर्नेंस कैसे पॉसिबल है? गवर्नेंस के लिए आपको कुछ टाइम तो चाहिए ना।
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर इलेक्ट होकर आती है तो वो एक लंबा प्लान बनाती है, और पता चला कि 2 साल में ही उसकी जो टर्म है वो शॉर्टन्ड हो गई। सो इस वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनको इलेक्शंस को सिंक करना है लोकसभा के साथ। तो कोई अगर गवर्नमेंट चुन के भी आ रही है तो वो सीरियसली नहीं लेगी अपने काम को, क्योंकि उनको पता है कि भाई 2-3 साल में तो हम जा ही रहे हैं, तो इतना कोई एम्बिशियस काम भी क्यों करें हम। सो बहुत सारे यहाँ ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ऑन थ्योरी तो ये अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन, बट प्रैक्टिकल चैलेंजेस अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीज़ होती ही है। ठीक है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन के कारण जो पावर है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो सकती है, स्टेट ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो स्टेट पे थोड़ा सा फोर्स करी जा रही है। देखो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगा ना, तो इसमें स्टेट की जो अनुमति है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स से कोई भी रिजोल्यूशन पास कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टेट का एक तरह से कंसेंट ही नहीं लिया गया, और उनके इलेक्शंस को लोकसभा के साथ सिंक कर दिया जा रहा है। अब ये चीज़ करना इलीगल तो नहीं है, लीगल ही है। ठीक है, लीगल ही है, ये लीगल रूट ही है ये। बट टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्टेट की पावर है वो थोड़ी वीकन हो रही है। प्रपोजल द प्रपोजल रिक्वायर्स अलाइनमेंट ऑफ इलेक्शन साइकिल अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑब्वियसली। देन इसमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 83 जो कि हमें लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में चीज़ें बताता है, और आर्टिकल 172 जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट्स के अंदर होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी स्टेट्स के अंदर होती है, उनके बारे में बताता है। तो इन दोनों में अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अमेंडमेंट करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी की ज़रूरत है दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के। लेकिन किसी भी पार्टी की इतनी मेजोरिटी अभी नहीं है, तो इसलिए ये जो एक्ट है इसको पास होने में टाइम लगेगा थोड़ा, अगर पास होता भी है तो। देन बहुत सारे लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी हैं, ये तो खैर है ही। इंडिया का वास्ट इलेक्टोरेट है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ वोटर्स हैं, और उसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूजुअली इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, सपोज इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ ईवीएम्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, जो कि एक बार नेशन का इलेक्शन हुआ तो उनको उन्होंने वहाँ पे सेट करा, उसके बाद काम खत्म। लेकिन अगर एक ही टाइम पे नेशन का भी इलेक्शन हो रहा है और सारे स्टेट्स का इलेक्शन हो रहा है, तो उस पीरियड के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन 100 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। देन मैनेजिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली कुड लीड टू वोटर फटीग। देखो वोटर फटीग क्या होता है, जब वोटर को इंटरेस्ट नहीं आता वोटिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके इश्यूज सुने नहीं जा रहे। जब भी आप नेशन का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन साथ में कराते हो, तब आप खुद देखो कि जो कोई पॉलिटिशियन है, जो एक बड़ा पॉलिटिशियन है, वो इस रैली में आया है आपसे वोट मांगने, और दोनों के इलेक्शन एक ही दिन हो रहे हैं, मान लेते हैं, तो वो क्या बोलेगा आपको, क्या वो नेशन की बात करेगा या स्टेट की? ज़्यादातर वो नेशन की ही बात करेगा, और स्टेट के जो टॉपिक्स हैं या इश्यूज हैं वो थोड़े कम रह जाएंगे। लेकिन अगर स्टेट इलेक्शन अलग से होता है, तब स्टेट के जो लोकल इश्यूज हैं उन पे इलेक्शन होता है या उन पे डिबेट होती है। तो यहाँ पे जो स्टेट के लोकल इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन करा जा सकता है। हाउएवर ये जो आर्टिकल है ये कुछ पॉजिटिव भी बताता है इनके, जैसे जो ओवरऑल गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन है वो कम हो जाएगा। ये तो खैर डेफिनेटली है ही, क्योंकि हर टाइम क्या होता है, जो गवर्नेंस है, देखो अगर इलेक्शन होता है तो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 2 महीने हर साल के जो पूरा हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है ना, वो 2 महीने इलेक्शन में बिजी रहता है इन जनरल। तो हर साल ऐसा होता रहा तो 2-2 कभी-कभी 3 महीने भी इलेक्शन में बिजी रहता है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता ही रहता है। जनरल इलेक्शन तो होता है वो अलग है, हर स्टेट का इधर-उधर इलेक्शन होता ही रहता है हर साल। तो पूरा गवर्नेंस सिस्टम उसमें बिजी रहता है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो सारे इलेक्शंस में जाके प्रचार करते हैं, रैलीज़ करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो ऑफिस में नहीं बैठे, वो क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो अगर आपने एक ही टाइम पे, एक ही साल के अंदर और 100 दिनों के अंदर-अंदर नेशन और स्टेट का इलेक्शन करा लिया, तब अगले 4 साल कोई भी ये जो गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन है ना, वो नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ बिज़ी नहीं रहेगी बस इलेक्शन लड़ने में, वो नॉर्मल प्लानिंग और फंक्शनिंग भी कर पाएगी। ये इसका एक एडवांटेज है। ऑब्वियसली इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी कम रहेगा, एक साथ ही खर्चा कर लिया, हर साल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी काफ़ी ऑब्वियस है। देन फिक्स्ड टेन्योर फॉर द गवर्नमेंट्स मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शंस एंड मिड टर्म इलेक्शन। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि डिस्ट्रप्शन की फिक्स्ड टेन्योर गवर्नमेंट का हो जाता है। अभी के केस में क्या है कि 5 ईयर टर्म तो फिक्स टर्म है ही, ठीक है, 5 ईयर टर्म फिक्स टर्म है। बट क्या है कि यहाँ पे ये बता दिया गया है कि अभी अगर सरकार गिरती है तो अगली सरकार सिर्फ 3 साल के लिए ही बनेगी। तो कोई चला करके सरकार को डिस्टर्ब करना चाहता है अभी, और उसने कर दिया, तो वो फिर भी नई सरकार बना के 5 साल रूल कर सकता है। अभी ऐसा नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन इसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे अगर कोई अभी की सरकार को डिस्टर्ब भी करे, तो जो नई सरकार बनेगी वो भी सिर्फ 3 साल ही चलेगी या सिर्फ 2 साल ही चलेगी। तो वो भी सोचेगा यार सिर्फ 2 साल
काम करके तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो चलो छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फिक्स टेन्योर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंसर्न्स तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये जो प्रिंसिपल है ये थोड़ा सा ना वायलेट होता है। क्योंकि आप खुद देखो कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का एम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, फेयर इलेक्शन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि करप्शन ना हो। फेयर इलेक्शन का मतलब ये भी है कि सबकी बातें सुनी जाए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट के टॉपिक्स हैं उनका जो ओवर शेडो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज़, जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो पहले सेंटर को वोट दिया उन्होंने, सेंटर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया। अब अगले 4 साल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शन है। ठीक है, तो एक साल में सेंटर ने अच्छा काम नहीं करा, तो इस अगले साल जो स्टेट के इलेक्शन थे उसमें सेंटर को कम वोट्स दे देंगे लोग। फिर सेंटर को लगेगा यार यार उनको तो थोड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल वो सेंटर को अच्छे वोट दे दें स्टेट के इलेक्शन के अंदर। तो इससे क्या है, लोग सेंटर को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं 5 साल के पहले भी। वरना तो आप खुद देखो ना, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट कर दिया तो 5 साल तो वो जम के बैठ जाते हैं, अब आप उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या है, वही पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट डिफरेंट जगह इलेक्शन भी तो लड़ती है, वहां पे आप उनको हरा सकते हो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो, या अगर आपको लगा कि उन्होंने अच्छा काम करा है तो वहां पे आप उनको जिता सकते हो। तो एक सिग्नल भी देते रहते हो आप पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं। तो उससे ये चीज़ मेंटेन रहती है। लेकिन इसको हटा देंगे तो ये चीज़ डाइल्यूट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। द प्रपोजल कुड फर्दर रिड्यूस द स्टेट पावर, ये तो हमने देख ही लिया। तो सिस्टमिक रिफॉर्म की बात की गई है। तो ऑथर यही बोला है, देखो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो ये इंश्योर कर लो बस कि प्रेसिडेंट रूल रैंडमली नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो डिफेक्शन होते हैं ना, बार बार पार्टी बदल के लोग सरकार गिरा देते हैं, इसको भी रोको। अगर आपने ये कर लिया तो वन नेशन वन इलेक्शन में बार बार सिंक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर इन दोनों को फिक्स नहीं करा तो फिर बार बार वही प्रॉब्लम आएगी, हमें हर बार सिंक ही करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। कोई भी नया सीएम बना सिर्फ 2 साल के लिए, तो वो क्या प्लानिंग कर लेगा 2 साल में? समझ सकते हो ना आप? तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे है जिसको टैकल करना जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन लाने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, लूजिंग मोमेंटम। तो इंडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका ये एक तरह से बायोडेटा है। अभी जो इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, देखो इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, और इसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 23 से 24 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो 8.2% थी। इस साल क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, सबको पता था कि हम 8.2% तो टच नहीं कर पाएंगे। हमारा एम था कि क्यों ना हम 6.5% से लेकर 7% के बीच में हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। और ये इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो नेट ग्लोबल इकोनॉमी है वो नीचे जा रही थी। लेकिन जो रीसेंट डेटा आया है वो 5.4% का है सेकेंड क्वार्टर का। मतलब साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को आप 3-3 महीने में डिवाइड कर दो, तो हर 3 महीने के ग्रुप को आप क्वार्टर बोलते हो। तो ये जो सेकेंड क्वार्टर का डेटा है ना, इसके अकॉर्डिंग पता चला है कि हमारी ग्रोथ रेट इन 3 महीनों में 5.4% थी। मतलब चलो ये तो समझ में आता है कि हमने ये सोचा ही था कि ग्रोथ रेट कम रहने वाली है क्योंकि ऐसा ही ग्लोबल इकोनॉमी है। लेकिन 6.5% लोअर लिमिट हमने मानी थी, यहाँ पे तो 5.4% ग्रोथ रेट आ चुकी है। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन या अच्छा इंडिकेशन नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। अर्बन इंडिया में देखा है हमने कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो बहुत कम होती जा रही है। कंजम्पशन डिमांड में क्या होता है कि लोग जितना लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल होगी, लोग उसको मार्केट में उतना जाके खर्च करेंगे। जितना लोग ज़्यादा खर्च करेंगे इससे पता लगेगा कि लोगों के पास चीज़ें खरीदने की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, स्पेशली अर्बन एरिया में। फाइन। ऊपर से बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी पिछले 5 महीनों से गिरती जा रही है। ठीक है, पिछले 5 महीनों से गिरती जा रही है बैंक क्रेडिट ग्रोथ। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मतलब कि कितना बैंक जो है वो लोन दे रहा है। तो हर टाइम जो लोन जितना लिया जाता है वो इंक्रीज तो होता ही रहता है, लेकिन ये जो इंक्रीज की स्पीड है कितनी रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, ये रेट गिरती जा रही है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ की जो रेट है वो भी गिरती जा रही है। मतलब लोग कम से कम लोन ले रहे हैं अब। अगर लोन कम लिया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, लोग लोन लेके करते क्या है, लोग लोन लेके घर बनाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लोग लेंगे ही नहीं लोन तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी फ्यूचर में शायद ना हो। तो ये ऐसे कुछ फ्यूचर में हमें एक ट्रेजेक्टरी देखने को मिल शायद सकती है। ये भी देखा गया कि जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बहुत बड़ा है। जो कोर सेक्टर है जिसमें 8 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज आती हैं, और वो टोटल पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट का 40% कंट्रीब्यूशन रखते हैं, ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं।
इनका डेटा देखा जाए तो ये पिछले 4 महीने के हाई पेस पर है। तो मतलब जो जीडीपी बेस्ड डेटा है ग्रोथ का, कंजम्पशन बेस्ड डेटा है, बैंक क्रेडिट का जो डेटा है वो डाउन साइड पे है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है फॉर्चुनेटली इसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। देन जो जीएसटी रिसीट्स हैं उसमें भी एक डिक्लाइन है। जो जीएसटी रिसीट अभी दिसंबर में टोटल जमा हुई है ये 3 मंथ लो पर है। ठीक है, अब ये इतना नंबर और डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, कंजम्पशन भी नीचे है, जीएसटी का कलेक्शन भी थोड़ा सा नीचे है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट का 40% उनका शेयर है, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इतना आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पता होना चाहिए। ये नंबर्स इतने सारे ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो ये कुछ इकोनॉमी का बायोडेटा अभी जो चल रहा है, होपफुली चीज़ें इंप्रूव हो। लेट्स सी। नेक्स्ट ये एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने टंगस्टन माइनिंग की राइट्स दी थी हिंदुस्तान जिंक को, और ये जो लोकेशन है माइनिंग की ये तमिलनाडु के मदुराई के पास है। इतना आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली टंगस्टन माइनिंग की यहाँ पे राइट्स दी गई है। फाइन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको डर है कि उनकी जो ज़मीन है, अब इतनी बड़ी माइनिंग है, माइनिंग हो रही है तो बहुत सारे लोगों की ज़मीन जाएगी जहाँ पे माइनिंग होगी, लाइव्स और लाइवलीहुड्स थोड़े से शैटर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी डैमेज हो सकता है। ये लोगों का कंसर्न है। इस पूरे एडिटोरियल में यही बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे मैंशन है। ठीक है, द थिंग इज कि अब ये स्टोरीज इतने यूजफुल नहीं है यूपीएससी के लिए, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत थी। एक तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, मदुराई के पास ये एक जगह है जिसका नाम है अरिटापट्टी। अब अरिटापट्टी क्या है कि तमिलनाडु ने इसको कुछ टाइम पहले ही, रिसेंटली आई थिंक 2022 के अराउंड, तमिलनाडु ने इसको क्या करा था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। तो यहाँ से हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अरिटापट्टी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, और तमिलनाडु की ये पहली साइट थी। पूरे इंडिया की ये 35th साइट बनी थी जब इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, और यहाँ इस रीजन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक अनाईकोंडन लेक भी है जो कि पांडियन किंग्स ने बनाया था 16th सेंचुरी में। मतलब यहाँ पे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी खतरे में नहीं है, बट यहाँ पे साथ में जो हेरिटेज वाली लोकेशंस हैं वो भी थोड़े से डेंजर में है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनिंग होती है बड़े लेवल पे तो हो सकता है इस बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम आए, हो सकता है इस लेक को या और भी जो यहाँ पे हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो अब इन पे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइन, अब ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आता कहाँ से? एक्चुअली इंडिया ने 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या करा था, पास करा था। उसी के अंदर ये बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के कारण या नोटिफिकेशन के साथ एक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है, ताकि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल पाए। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ। इंडिया नीड्स टू डील विद राइजिंग लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। आई थिंक 2 दिन पहले ही मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था कि इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली नाइट्रेट्स का। तो वो न्यूज़ थी, उसी न्यूज़ पे यहाँ पे एक एडिटोरियल या आर्टिकल भी आ चुका है। तो ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट दोबारा में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो क्या है, चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो ग्राउंड है उसके नीचे पानी कैसे स्टोर होता है। हमारी ज़मीन के नीचे बहुत सारे एक्वाफर्स हैं, बहुत सारे एक्वाफर्स हैं। वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऐसे लंबे लंबे और रैंडमली अरेंज होते हैं वो। ठीक है, और इन एक्वाफर्स में क्या होता है, पानी भरा होता है। जैसे इसमें पानी भरा होगा थोड़ा, फिर थोड़ा पानी इसमें भरा है, फिर थोड़ा इसमें पानी भरा है, और ये जो बचा हुआ रीजन है यहाँ पे ज़मीन है, बस यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे मिट्टी है, स्टोन्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पानी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम बेसिकली ऊपर से ड्रिल करते हैं। ड्रिल करा तो पहले हमने इस एक्वाफायर को हिट करा, फिर हम इसका पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका जो पानी है वो हो जाएगा खाली। ठीक है, इसका पानी हो गया खाली, तो हम क्या करेंगे, अब हम और ड्रिल करेंगे। हमने और नीचे ड्रिल करा, तो और नीचे ड्रिल करने के बाद अब इस वाले एक्वाफायर के पानी तक हम पहुंचे, फिर ये भी खाली हो गया। फिर हम क्या करेंगे, और ड्रिल करेंगे और फिर इस एक्वाफायर तक पहुंच जाएंगे। आज सिनेरियो ये आ गया है कि हम इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं कि एक्वाफायर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। और ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाने का मतलब भी यही होता है। दूसरी चीज़, अब ज़मीन से जितना नीचे जाते जाओगे ना इन जनरल,
वहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स जैसे यूरेनियम वगैरह, इनका नंबर देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो क्योंकि ये धरती के अंदर इस पोर्शन पे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ना, उसमें भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रेट्स हैं, फ्लोराइड है, यूरेनियम है, आर्सेनिक है, इनकी संख्या यहाँ पे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि धरती के अंदर ये ज़्यादा है नीचे जाते टाइम, और वहीं पे पानी, वहीं का पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस पानी में भी इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो एनुअल असेसमेंट अभी ये किसने प्रेजेंट करा है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये देखा गया कि अ, होता क्या है, इंडिया में जो 779 डिस्ट्रिक्ट्स में एनालिसिस हुआ, उसमें से 440 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला कि जो नाइट्रेट लेवल है वो एक्सेस है। ठीक है, वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और नाइट्रेट लेवल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। अब एक्सेस है किस लेवल से? वो लेवल है 45 मिलीग्राम पर लीटर। आई विल रिकमेंड कि प्रीलिम्स के लिए आप ये ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे लेवल्स पूछे गए हैं पास्ट में प्रीलिम्स के अंदर ही। अब प्रॉब्लम क्या होती है ज़्यादा नाइट्रेट से? वेल, होती है एक मेथेमोग्लोबिनेमिया। और इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो एक ह्यूमन है, उसका कलर थोड़ा ब्लू बनने लग जाता है। और यूजुअली ये जो सिंड्रोम है, ये बेबीज़ को होता है, इसलिए इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी है। जहाँ पे नाइट्रेट जो है, वो बेबी नाइट्रेट वाला पानी कंज्यूम करता है, तो उसका स्किन कलर धीरे धीरे ब्लू होने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा स्किन कलर थोड़ा सा रेडिश टाइप है, थोड़ा सा पिंकिश है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं। लेकिन मेथेमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल की ये जो एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, वो इतनी रह नहीं पाती। तो रेड कलरेशन गायब हो जाता है और ब्लू कलरेशन बढ़ जाता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई पानी का एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर जो पानी है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स वगैरह होंगे, तो ये जो नाइट्रेट्स वगैरह हैं, इसके कारण नाइट्रेट्स क्या है, न्यूट्रिशन है एक तरह से। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे एल्गी, जिसको आप काई भी बोलते हो। ठीक है, तो एल्गी के लिए न्यूट्रिशन है, तो वो इसको खा के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पॉन्ड जब आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखता है ना, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रीन होता है, तो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि वहाँ पे नहीं होने चाहिए। जैसे नाइट्रेट एक टाइप का ऐसा केमिकल हो जाएगा जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा एल्गी वहाँ पे फैल जाती है। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, पानी की बॉडी ऐसे है, और ये पूरा पानी का सरफेस है। पानी का सरफेस पूरा ग्रीन होके ब्लॉक हो गया, तो जो सनलाइट है ना, वो अंदर नहीं जा पा रही। तो यहाँ पे जो बहुत सारे एक्वाटिक पेड़ हैं, ये मर जाते हैं। बहुत सारी जो फिश है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की कमी फेस करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे होना चालू होता है। ठीक है, देन राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पॉइजनिंग है या नाइट्रेट की एग्जिस्टेंस है। वो आपको ध्यान होना चाहिए, ये 3 स्टेट्स का नाम। फिर फ्लोराइड भी बहुत ज़्यादा मिला है, स्पेशली राजस्थान में। राजस्थान का जो नागौर रीजन है, वहाँ पे फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हरियाणा और कर्नाटका में भी फ्लोराइड मिला है। उसके अलावा इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, वो 60% एक सोर्स है। एंड द प्रॉब्लम है कि ये जो 60% है, 2009 से वही है। तो हम इतना ज़्यादा पानी, मतलब ज़्यादातर जो हमारे डिपेंडेंस है इरिगेशन के लिए, वो आ रही है ग्राउंड वाटर से ही। तो ये जो ओवर एक्सट्रैक्शन हमारा हो रहा है, उसके कारण ही जो पानी है वो, उसकी क्वालिटी रिड्यूस होते जा रही है। होपफुली इसको फ्यूचर में शायद हम ठीक कर पाएँ। तो आज सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड हैव अ वेरी गुड डे।